नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। आज है 10 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। आज के इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे वयोवृद्ध नर सिंह सिवा इसका नाम था, जो कि अब नहीं रहा है। यह मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में था? जैसा कि सभी को मालूम है, पर्यावरण से संबंधित यह क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। हमने इसके पहले भी कई बार डिस्कस किए हैं इस तरीके के क्वेश्चन, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह हो जाते हैं। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए। और अगर आप इस लेक्चर की अन्य किसी लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन में उनको ज्वाइन है टेलीग्राम चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, भोपाल के ग्राम बरखेड़ी में मिट्टी धंसने से हुई 4 बच्चों की मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है? तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 4-4 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। घटना इस प्रकार हुई क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो ग्राम था भोपाल का ग्राम बरखेड़ी, यहाँ के कुछ बच्चे जो घर की छपाई हेतु मिट्टी लेने के लिए मिट्टी की जो खदान होती है उसमें गए और वह खदान धंस गए, जिस कारण से यह दुखद घटना घटित हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस पर शोक व्यक्त किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज़। मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सुखी सेवनिया थाना ग्राम क्षेत्र वरखेड़ी अब्दुल्ला में मिट्टी की खदान में धंसने से 4 बच्चों की मृत्यु पर गहन शोक व्यक्त किया है और परिजनों को 4-4 लाख रुपए की घोषणा की है। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों को उपचार सुविधा हेतु कितने निजी चिकित्सालय चिन्हित किए गए हैं? यह काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और यह एक तरीके की खुशखबरी है उन शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। जी हां, अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं वह तथा साथ ही साथ उनके आश्रित, जैसे कि उनकी पत्नी, उनके पुत्र या उनके पति जो आश्रित होंगे कर्मचारी के, उन सबका इलाज के जो खर्चा होगा उसका वहन कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और इसके लिए कुछ प्राइवेट निजी जो चिकित्सालय हैं उनको चिन्हित किया गया है। तो ये कितने चिकित्सालय हैं ऐसे जिन्हें चिन्हित किया गया है शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 93 चिकित्सालय, 100 चिकित्सालय, 200 निजी चिकित्सालय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 93 निजी चिकित्सालयों को चुना गया है शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों के उपचार सुविधा हेतु, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 93 ऐसे निजी चिकित्सालय हैं जिनको चुना गया है जो शासकीय सेवक हैं उनके आश्रितों तथा उन जो कर्मचारी हैं उनके इलाज हेतु। यह निजी चिकित्सालय क्या होगा? इन चिकित्सालयों में कोई भी कर्मचारी जो कि विभिन्न प्रकार की बीमारी से कोई भी पीड़ित है वह यहाँ पर जाकर इलाज कर सकता है और बाद में गवर्नमेंट द्वारा इसका भुगतान किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कर्मचारियों के हित में लिए महत्वपूर्ण निर्णय। शासकीय सेवकों एवं उनके आश्रितों को अब निजी चिकित्सालयों में भी मिलेगी उपचार की सुविधा। साथ ही साथ उपचार के लिए 93 निजी चिकित्सालय चिन्हित किए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शासकीय सेवकों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के हित के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत राज्य सरकार के अंदर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य मान्यता प्राप्त जो 93 निजी चिकित्सालय में जांच एवं उपचार करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शासकीय सेवकों को पूर्व में निजी चिकित्सालयों में उपचार करवाने पर चिकित्सालय प्रतिपूर्ति नहीं प्राप्त होती थी। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले यह नियम था कि अगर कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी निजी चिकित्सालय में अपना इलाज करा है तो उसकी प्रतिपूर्ति मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा नहीं दी जाएगी, परंतु अब नवीन रूल आ गया है जिसके अंतर्गत उन्हें अब शासकीय कर्मचारी एवं विभिन्न बीमारियों के उपचार शासन द्वारा चिन्हित निजी चिकित्सालयों में कराकर प्रतिपूर्ति भी प्राप्त कर सकेंगे। तो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 विधानसभा उपचुनाव से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आए हैं, जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए। अभी तक, जी हां, अभी तक यह नियम था, पहली बार मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में इसका प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक यह नियम था कि जब तक जो आपकी जो डाक मत पत्र होते हैं, जैसा कि कोई व्यक्ति अगर वो कहीं बाहर जॉब पर है या 80, इस बार कुछ छूट भी दी गई थी, जैसे कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं या 80 वर्ष से ऊपर के जो वृद्ध हैं उनको भी डाक मत पत्र द्वारा वोट डालने का अधिकार प्राप्त था। तो अभी तक यह नियम था कि जब तक इन डाक मत पत्रों की गिनती नहीं हो जाती थी तब तक जो आपकी ईवीएम की गिनती होती है उसे उसका जो लास्ट राउंड होता था उसे कंप्लीट नहीं किया जाता था। परंतु इस बार मध्य प्रदेश के जो 18 विधानसभा के उपचुनाव है उसमें ऐसा प्रतिबंध जो आपका माननीय
निर्वाचन आयोग है उसके द्वारा यह हटा लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। यहां पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिखाऊंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑफ एग्जाम विच इज कंडक्ट बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो चलिए यहां पर देखते हैं 28 विधानसभा उपनिर्वाचन क्षेत्रों की 19 जिला मुख्यालयों पर मतगणना आज होगी, जैसा कि सभी को मालूम है। मतगणना पश्चात प्रत्येक विधानसभा की 5-5 वीवीपैट स्लिप की भी गणना होगी। तो यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट फैक्ट हमें यह मिला कि यहाँ पर जो 5-5 वीवीपैट स्लिप हैं इनकी भी क्या होगी, गणना होगी। चलिए आइए देखते हैं विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 की मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रदेश के 19 जिलों की 18 विधानसभा क्षेत्रों उपनिर्वाचन के लिए 3 नवंबर को मतदान हुआ था, सभी को मालूम है, और 10 नवंबर को इनका रिजल्ट आना है। प्रातः 8 बजे से संबंधित जिला मुख्यालयों पर होगी गणना। मतगणना भारत के निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ की जाएंगी। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं क्या है नेक्स्ट न्यूज। मतगणना प्रातः 8 बजे डाक मत पत्रों की गणना के साथ शुरू होगी। जो आपकी ईवीएम मशीनों की गणना मतगणना 8:30 बजे से शुरू होगी। तो जो 8 बजे से जो गणना शुरू होगी वह किसकी होगी, डाक मत पत्रों की होगी। फिर उसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू हो जाएगी। पहले डाक मत पत्रों की गणना पूरी नहीं होने तक, जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रारंभ में, पहले क्या नियम था कि डाक मत पत्रों की जो गणना पूरी नहीं होने पर ईवीएम मशीनों की मतगणना का अंतिम राउंड रोक दिया जाता था। काफी इंपॉर्टेंट है। पहले नियम यह था कि जब तक डाक मत पत्रों की गणना कंप्लीट नहीं कर ली जाती थी तब तक जो अंतिम राउंड होता था ईवीएम की गणना का उसे रोक दिया जाता था, परंतु लेकिन इस बार यह नियम हटा दिया गया है और डाक मत पत्रों एवं ईवीएम मशीनों की मतगणना लगातार चलती रहेगी। जी हां, इसलिए डाक मत पत्र की गणना हेतु ईवीएम मशीन की गणना को नहीं टाला जाएगा और इस तरीके का यह अपने आप में मध्य प्रदेश में प्रथम प्रयोग है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी जितने भी प्रथम प्रयोग होते हैं उनको यहां पर काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है किसी भी एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये स्टैटिक जीएस का भी पार्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम आप लोगों को रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम स्टैटिक जीएस से हमेशा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो DRDO के साथ प्रथम वेबिनार करने वाला राज्य कौन सा बना, आपका मध्य प्रदेश बना। हमने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मध्य प्रदेश ने प्रथम बार किए और रिकॉर्ड बनाए विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वयोवृद्ध नर सेवा नहीं रहा, यह किस राष्ट्रीय उद्यान में था। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है पर्यावरण के हिसाब से। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में यह था और यहीं पर इसकी मृत्यु हुई है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज, परंतु यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताना चाहूंगा, जैसे कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पर है, आपका मंडला में, बांधवगढ़, उमरिया में है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है यह मध्य प्रदेश का काफी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, लगभग 930 किलोमीटर में यह विस्तृत है। यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वयोवृद्ध नर सेवा नहीं रहा, वन विहार में 7 नवंबर 2020 को लगभग 10 बजे रात्रि रेस्क्यू की हाउसिंग में रखे गए नर सेवा की वयोवृद्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है। सेवा वन विहार में जंबो सर्कस जयपुर राजस्थान से 18 मई 2006 को लाया गया था। तब इसकी उम्र 7 वर्ष थी। वर्तमान में सेवा की उम्र लगभग 21 वर्ष 6 माह थी। 2006-2010 में 15 सह जंबो जेमिनी एवं राजकमल सर्कस से वन विहार को प्राप्त हुए थे और उनमें से सेवा अंतिम था। तो इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट था और इसीलिए हमने आज के इस करंट अफेयर्स में इसे चुना। तो आप समझ सकते हैं जो जेमिनी राजकमल सर्कस से लाए गए थे जो सह, लगभग 15 सह लाए गए थे 2006 में, उनमें से यह अंतिम सह था जिसका नाम था सेवा और अब यह भी नहीं रहा। 21 वर्ष की आयु में इसका निधन हो गया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के हिसाब से। और किस राष्ट्रीय उद्यान में से रखा गया था, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। इसके पहले एक भालू भी था जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, उसे सिवनी से लाया गया था और यहीं पर वन विहार में रेस्क्यू करके। आपको एक ट्रिक यहां पर मैं बता देता हूं, अगर कभी भी क्वेश्चन बने कि किसी भी जो संरक्षित प्रजाति का जो आपके पशु हैं उनमें से अगर किसी को भी लाकर उसका रेस्क्यू किया जाता है और ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि उसे कहां पर किया गया, तो अधिकतम पशुओं का जो रेस्क्यू किया जाता है वह सुविधा कहां पर है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में है। तो आपको अधिकतम, अगर आपको ना भी मालूम हो तो आप वहां पर एक तुक्का खेल सकते हैं और आई होप वहां पर आपके लगभग 90 to 95% चांसेस हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा आज का सवाल। जैसा कि डेली बेसिस पर पूछते हैं हम आप लोगों से क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का प्रथम टाइगर रिजर्व कौन सा था और कब से यह टाइगर जो योजना है यह शुरू की गई थी, आपको यह सभी आंसर देना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।